अच्छा, तो ये है जनाब 6:30 बजे के बाद 8 बजे एक डेटा है एफएमसी मेंबर, डेटा नहीं बेसिकली स्पीक है ये। इसको खास इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मेरा हाल है। 8:30 बजे डॉलर का डेटा, ये इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज का डेटा है। क्रूड ऑयल ऑलरेडी अपने तकरीबन हाई पे ट्रेड कर रहा है और इस वक्त 81.37 के आसपास है। और हर बार मैं ऑयल में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ आज, क्योंकि इसमें कोई मतलब ऑयल चल रहा है, मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, लेकिन हमारे लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फजूल है इसमें। अब इसको डिस्कस करना है कि इसमें बाइंग की जाए सेल की जाए, फिलहाल उसको भी हम छोड़ देते हैं। फिर 11 बजे तकरीबन 11 बज के 1 मिनट पे 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है, और अगर फिगर्स थोड़े से आगे पीछे हुए तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस होंगे। उम्मीद ये है, मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर में अब वीकनेस आनी चाहिए, क्योंकि जो यूरो का चार्ट है वो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो ऊपर आने के लिए तैयार हो गया है। तो अब चार्ट की तरफ चलते हैं ज़रा और देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये डेटा हमारे ट्रेड को डिस्टर्ब तो नहीं करेगा अगर हम लेते हैं। तो ये मैंने खोल लिया है यूरो का चार्ट, और ये हमारा अकाउंट है बेसिकली वही जिसमें हम अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं जब से मैंने बनाया। आपके सामने इसी में ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और इसी को मॉनिटर कर रहे हैं। तो कल की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। कल हमारा गोल्ड का स्टॉप लॉस आउट हुआ था और ये पैसे गए थे हमारे। बाकी चीज़ों में फेवर हुआ था, डॉलर कैनेडियन, पाउंड डॉलर, थोड़ा सा ऑयल में प्रॉफिट हुआ था, और पाउंड डॉलर में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था। ओवरऑल हम फेवर में हैं, लेकिन कल गोल्ड में स्टॉप लॉस हुआ हमारा। समझ रहे थे शायद नीचे आएगा और चांसेस भी थे, लेकिन फिलहाल अभी ऊपर चला गया है। गोल्ड को फिलहाल अभी साइड लाइन रखते हैं। हम देखते हैं अभी हमारा जो है यूरो का ट्रेड सेटअप के, अगर यूरो ऊपर जाता है तो क्या है, और रिस्क कितना है इसका नीचे अगर आता है तो। ये इसका चार्ट है, और हम इस वक्त जो है H4 के टाइम फ्रेम में, यानी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में है। और कल मार्केट ये न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ से 1.322 से ऊपर तक गई है। तकरीबन 50 पिप्स इसने गेन किया है, और मार्केट अगर देखा जाए तो अपने कल के हाई को बना के ज़रा सा ऊपर निकली, ज़्यादा ऊपर नहीं निकली, और भी फिलहाल अभी नीचे है। उम्मीद ये है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नीचे आती है तो उसमें बाउंस आएगा। डिपेंड करता है शाम का डेटा भी अगर फेवर में आ जाए, यानी इन टर्म्स ऑफ के डॉलर की वीकनेस का डेटा आ जाए, तो यूरो को थोड़ा सा और एक सपोर्ट मिल जाएगी ऊपर जाने में। और जो तकरीबन 1.5 महीने से एक चैनल बना हुआ है जो कि आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, बहुत कंजेस्टेड चैनल बना हुआ है, रेंज बाउंड मार्केट है, साइडवेज है, और एक खास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में चल रही है मार्केट। तो शायद इसका ब्रेकआउट अब हो जाए ऊपर की तरफ, होने के चांसेस इसलिए हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में जो है ना सपोर्ट नहीं कर रही मार्केट नीचे आने को। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसमें अब सेल की बजाय थोड़ा सा बाय का रिस्क लें तो वो ज़्यादा फेवर में है, क्योंकि ऊपर जाने की जो गुंजाइश है वो थोड़ी ज़्यादा है। और नीचे तो ऑलरेडी गिरी हुई थी, और मज़ीद नीचे नहीं गिरी, ये बात अलग है, लेकिन मज़ीद नीचे गिरने का अभी ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं दी है। तो बाय हम करेंगे इसमें इंशाल्लाह। और अभी चल रहा है 1.1356। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस जो अगर हम रखते हैं तो एटलीस्ट पूरा ट्रेड सेटअप हमारा है ये 70 पिप्स का। 70 पिप्स का मतलब ये है कि हम लेते हैं, हमें जैसे मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ, 0.5%, 0.5% हम डेली बेसिस पे ट्रेड में हम रिस्क लेते हैं अगर हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं। और अगर कोई अच्छा रीजनेबल ट्रेड सेटअप दिखे तो हम उसमें 1.5 या 1 यानी 1% का रिस्क लेते हैं। तो मेरा ख्याल है ये ट्रेड सेटअप एक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसमें 0.5% के रिस्क पे नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं चाहूंगा हम थोड़ा सा एग्रेसिव होके थोड़ा सा अपना रिस्क बढ़ाते हैं, और हम अब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे 1.5 की लॉट लेता हूँ तो ये जनाब है यहाँ पर 1,000 का रिस्क, और अगर 5 लाख का अकाउंट है, 5 लाख के अकाउंट में 1% का रिस्क बनता है 5,000 का। और 5,000 लॉस लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ट्रेड लगानी पड़ेगी।
ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे एक ट्रेड लगा रहा हूँ 1.342 पे, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देने 1.34, 1.1344 पे हमने एक ट्रेड लगा दी है। और एक ट्रेड हम लगा रहे हैं जनाब किस पे, एक लगा रहे हैं हम 1.324 पे। तो इन दोनों की स्टॉप लॉसेस जो है मैं लगा रहा हूँ सेम जगह पे, स्टॉप लॉस हमारे सेम जगह पे होंगे, एंट्री हमारी यानी पेंडिंग ऑर्डर जो है डिफरेंट जगह पे हो सकते हैं। मैंने कल के डे के नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखा है, मैं के परसों के स्टॉप लॉस के नीचे रखा है, यानी मंडे के स्टॉप जो लो है उसके नीचे। और ये लॉस अगर हिट होता है तो ये फर्स्ट इनिशियल डेट का होगा 9/22। इसको यूएसडी आप कंसिडर मत करिएगा, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं मैंने उनको पहले बता दिया, डॉलर नहीं, इसको पीकेआर आप रिज्यूम करें आप, लाइक 9/22 का स्टॉप लॉस है ये। और अगर इसको मैं इसका भी रिस्क नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, लाइक 0 कर देता हूँ, इसको नीचे लेके आते हैं तो ये कितने का बन रहा है, 700 का। ठीक है, अच्छा एक ट्रेड में मैं जो हूँ यहीं से ले लेता हूँ एंट्री, ठीक है ना, ये मैं लेता हूँ 1.20, ये मैंने यहाँ से बाय कर लिया है। ठीक है, तो ये मैं अगर इसका स्टॉप लॉस नीचे लेके आ रहा हूँ तो ये कितने हो गए हमारे पास, ये पूरे हो गए तकरीबन 1000, 1000 ये हो गए, और तकरीबन ये हो गए 600, 1600, 1600, और तकरीबन ये हो गए आपके अपने 2500 का स्टॉप लॉस अभी तक बना है, मुझे 5000 का कंप्लीट करना है। चलिए बीच में मतलब ऑर्डर्स तो आपने देख लिया, अपने हिसाब से आप इसको इस तरह से मैनेज कर लीजिएगा कि आपका जब लॉस हो, अगर इनके सबसे पहले देखें हमें लॉस के बारे में सोचना पड़ता है। जो लोग लॉस के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ टेक प्रॉफिट देख रहे होते हैं, यार यहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस है, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, तो उनके जब लॉस होता है ना वो पैनिक कर जाते हैं, वो बोलते हैं यार ये तो मैं सोचेगी नहीं। तो यहाँ पे जो मैं प्लानिंग करता हूँ सबसे पहले लॉस ही करता हूँ कि मेरी ट्रेड्स हैं और अगर ये हिट कर रही है तो मेरे अकाउंट से कितना जा रहा है, यानी इतना जाए कि मैं डिस्टर्ब ना हो और दोबारा से ट्रेड करने की जो मुझ में हिम्मत है ना वो ना टूटे, वो बरकरार है। क्योंकि अगर हिम्मत टूट जाएगी तो फिर आप बुरे मूड से और एक गुस्से वाले मूड से और एक मार्केट को बड़ी अजीब व गरीब नज़रों से देख के आप ट्रेड कर रहे होंगे तो उसमें फिर डेफिनेटली लॉस ही होगा आपका, तो वो चीज़ ना हो। तो मैं इसलिए लॉस बाबा कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ये सारे मेरे ऑर्डर्स ट्रिगर हों और स्टॉप लॉस सेट करें तो मेरे अकाउंट से इतना पैसा जाए जिसमें मैं कंफर्टेबल ना हूँ, अनकंफर्टेबल ना हूँ। तो फिलहाल करंट पोजीशन में मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसमें, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 3000 का है, मुझे 5000 तक लेके जाना है इसको। तो लाइक इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 7 लॉट, और ये मैंने ऐड कर दी। और अब इसका स्टॉप लॉस मैं लगा रहा हूँ लाइक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये जो मैंने अभी 0.7 लॉट लिया इसका स्टॉप लॉस है, और ये जा रहा है जनाब, ये हो गया 500 का स्टॉप लॉस हो गया ये। तो अभी मेरी जो इनिशियल ट्रेड्स अभी एक्टिव हैं वो है 1.90, यानी 1.20 की पहली ट्रेड है और 0.7 तो टोटल हो गया 1.90 की ट्रेड। उसके अलावा कितने ऑर्डर लगे हुए हैं, नीचे दो ऑर्डर्स लगे हुए हैं यूरो के 1.50, 1.50, बाकी जो दो ऑर्डर्स हैं ऑयल के वो कल के लगे हुए हैं, वो स्टिल अभी भी वैलिड है तो इसको लगा रहने देते हैं। और यूरो की रेट अभी आपके सामने ये है, तो हमने इसको बाय किया है। और इसका जो एक्सपेक्टेड टारगेट है जो मैं समझता हूँ, मतलब मैं क्या समझता हूँ, मेरे कहने से तो मार्केट तो नहीं चलती, मतलब जो हमें लगता है कि वहां तक मार्केट आ सकती है तो वहां लगा रहे हैं। और ये एक है, यही तो मैंने लगा दी लाइन। अच्छा जी, ये इस तरह से लगी, और हाँ ठीक है, ये यहाँ तक आने के चांसेस हो सकते हैं, ये मैं एहतियातन लगा रहा हूँ। वरना बीच में अगर कहीं हमारी मार्केट अनस्टेबल हुई और कुछ कंफर्मेशन नजर नहीं है तो हो सकता है मैं मॉडिफाई करके ट्रेड को सेफली जो है वो क्लोज कर दूं फेवर में, ठीक है। तो एक का हमने टीपी लगा लिया है, एक का टीपी लगाना बाकी है, और ये है जनाब हमारा टीपी 1.3637 से बढ़ा के इसको मैं पहले 80 पे ले जाता हूँ, फिर बाद में हम इसको बढ़ाते रहे, ये हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पहला टेक प्रॉफिट हो गया तकरीबन 1380, और ये अब जा रहा है
800, तो 1380 और 800 तकरीबन 2100 होगा ये। तो ये तो वो है जो हमारी फर्स्ट इनिशियल ट्रेड है, जो अगर चल पड़ी तो हमारा हिट करेगा, वरना अगर नीचे वाले ऑर्डर्स भी ट्रिगर होके ऊपर आए तो उनका टेक प्रॉफिट भी हम लगा देते हैं या चेक करते हैं कि क्या रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा हमारा। तो ये मैं इसको दोबारा से ले आता हूँ। मैं पेंडिंग ऑर्डर्स के प्रॉफिट को, ये ऊपर आ रहा है तो ये दे रहा है हमें कितने, 1900। पहले के 2100 और ये हो गए 1900, तकरीबन 4000 ये हो गए हमारा टेक प्रॉफिट। और ये हमारी एक और ट्रेड है, ये भी अगर हमारी ट्रिगर हो जाती है और आ जाती है तो 4000 और 2265 में 6000। तो ये हमारा ट्रेड सेटअप कितने का हो गया, तकरीबन 3.5 या 4000 का स्टॉप लॉस है। और अगर ये सारी चीजें फुलफिल हो गई और स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ और हमारे फेवर में इनकेस चल पड़ी तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो सकती पॉसिबल के वो 5,500 से 6,000 हम बना लें। तो ये एक, मैं तो ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, लेकिन सम टाइम हम जो है रिस्क रिवॉर्ड को नहीं देख रहे होते, सम टाइम देख रहे होते हैं कि ट्रेड में कितनी जान है, तो फिर हमें उसी वक्त ट्रेड को लेना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ अभी आपके सामने ही हाल ही में ट्रेड ले ली, क्योंकि मैं अगर इन पेंडिंग ऑर्डर्स के आसरे में रह जाऊं, फर्ज कर ले 1 मिनट के लिए, और मार्केट यहीं से ऊपर चल पड़े, तो मैं उस वक्त फिर कहाँ खड़ा हूँगा। तो मैंने कुछ पोर्शन अपने ट्रेड का यहीं पे ले लिया है, कुछ मैंने पेंडिंग ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया अपना रिस्क, कि अगर गिरती है तो मैं वो भी ले लेता हूँ, और फिर अगर ट्रेड चल पड़ती तो फिर मैं फिर मांगा। अच्छा, इनको मैं थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ। लगता है कि बहुत ज़्यादा गैप है, बीच में देखें ना कितना गैप है ये, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। लाइक ये हो गया, ये हो गया। और के स्टॉप लॉसेस को मैं वहीं दोबारा से नीचे से ऊपर ले आता हूँ, ये भी नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड सेटअप हो गया यूरोप का। बाकी हमारा जो गोल्ड है, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में यार मैं इंटरेस्टेड अभी फिलहाल नहीं हूँ। अभी कल हमारा ताज़ा ताज़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं होता हूँ कि आपको जिस ट्रेड ने अभी बिल्कुल फ्रेशली हिट किया हो और आप थोड़े अपसेट, सेट तो नहीं मतलब स्टॉप लॉस आपको दिया हो और आप दोबारा से उसमें घुस के बोले मैं ऐसे रिकवरी लेता हूँ, इसने मेरे कैसे पैसे चुरा लिए, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। फिलहाल अभी इसको इग्नोर करते हैं। गोल्ड में मैं ना बाइंग में ना सेलिंग में, जस्ट इसको वॉच लिस्ट में डालते हैं। सिल्वर को बाइंग करेंगे, मैं मंडे से कहता आ रहा हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद है आज अगर ये हमें चांस देता है कोई 22-27 के आसपास, अभी चल रहा है 22-68, 22-25 के आसपास आता है तो देखेंगे। मैं जस्ट ये नहीं कह रहा यहाँ पे ऑर्डर लगा रहा हूँ, मैं अभी ऑर्डर्स नहीं लगा रहा हूँ, अपडेट कर दूंगा। जस्ट ध्यान हो सकता है बन जाए कि मैं 22-20 के आसपास से कुछ बाइंग शाइंग कर लूँ। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आइडिया शेयर किया है। क्रूड ऑयल में कोई मेरे सेंटीमेंट नहीं है, वैसे भी आज क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज हैं, और क्रूड ऑयल से मैं बहुत मोहतात होकर ट्रेडिंग करता हूँ। अभी रिसेंटली प्रॉफिट बनाया है, तो हम कोशिश करेंगे इसमें फिलहाल नहीं जाएं। और मैंने 1-2 ऑर्डर्स लगाए हुए कल के, जो कि काफ़ी एक्सट्रीम बाइंग लिमिट्स हैं। अगर देखा है काफ़ी बड़ा गैप है, $3.5-4 का। तो ये स्टिल अभी भी वैलिड है, इसको लगा रहने देते हैं। अगर आया था तो ठीक है, नहीं आता तो हम इसको कल परसों तक डिलीट कर देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। नैस्डैक, S&P 500, ये चीज़ें हमारी चलनी जनाब अभी फिलहाल बाइंग में, और ऐसा कोई सिग्नल नज़र नहीं आया कि हम रिवर्सल देखें। बहुत से लोग जो है इसको समझते हैं 2022 जो है क्रैश का ईयर है और स्टॉक्स गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा। मुझे फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी अगर हमें इजाज़तनामा मिलेगा तो हमें हमारे चार्ट पे दिख जाएगा, तो हम बिल्कुल इसको कर लेंगे। लेकिन मैं अभी इसको फिलहाल, इसमें जो बस देख रहा हूँ मैं, ये इंटरटेनिंग है। कुछ चीज़ें आपके चार्ट्स में वॉच लिस्ट में इंटरटेनिंग होती हैं, जरूरी नहीं है आप उसमें ट्रेड करें, बस ठीक है आप उसको देख के खुश होना है, यार अच्छा लग रहा है, जा रहा है ऊपर, जाने दें इसको ऊपर। काम करने की कुछ ही चीज़ें होती हैं, हर चीज़ नहीं होती हर वक्त। एक चीज़ दूसरी है, जब प्लेटिनम हमारा जो है ये बहुत फंस गया है। हालांकि मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, प्लेटिनम को बहुत अच्छा चलता है ये, और लेकिन अभी इसने रिस्क रिवॉर्ड ने डिस्टर्ब किया हुआ है कि मैं सेलिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उतना, ना बाइंग की तरफ हूँ। मतलब मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रहा हूँ कि मैं इसको किसी ना किसी तरह से ट्रेड कर लूँ और मैं बताऊँ कि यार देखो आपके भाई ने जो है वो समझ में नहीं आ रही थी फिर भी प्रॉफिट बनाया। तो वो सीन नहीं है। फिलहाल अभी इसको रहने देते हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि आज थर्ड डे है, आज थर्ड डे चल रहा है, वेडनेसडे आज। थर्ड डे आप पूरा ख़त्म तो नहीं हुआ है, हो सकता है न्यूयॉर्क सेशन में ये कुछ अच्छी शक्ल सूरत बना दे किसी लोअर टाइम फ्रेम में, तो हम कुछ
इंटर हो पाए, लेकिन फिलहाल अभी इसमें कुछ भी नहीं है। गोल्ड में कुछ नहीं है, ऑयल में कुछ नहीं है, सिल्वर में ध्यान बन सकता है, अभी नहीं है फिलहाल। यूरो में मैंने ट्रेड ले ली है। पाउंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। पाउंड चल रहा है 3628। कल हमें थोड़ा प्रॉफिट मिला इससे, और काफ़ी हम लोग टाइमली इंटर हुए इसमें, और अच्छा प्रॉफिट बना। ग्रुप में मैंने शेयर किया था व्हाट्सएप में। जो लोग हैं वो अगर सुन रहे हैं तो वो काइंडली जब यूट्यूब पे वीडियो आया करे तो उसमें भी कमेंट कर दिया करें कि जनाब हाँ हमें प्रॉफिट हुआ था। तो लोगों को लगे यार वाकई मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, लोगों को हुआ है तो बता रहे हैं। यूट्यूब पे अनफॉर्चुनेटली कमेंट्स बॉक्स में इस तरह का ऑप्शन नहीं है कि आप स्क्रीन शॉट शेयर करें, वरना बहुत अच्छा हो जाता। लाइन लग जाती फिर स्क्रीन शॉट्स की। लोग बोल रहे होते मेरा 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 प्रॉफिट हुआ, मेरा कुछ बोल रहे होते मेरा लॉस हुआ। तो काफी तरह के मेरा मेरा हो जाते हैं। अच्छा जी, पाउंड ठीक है, अच्छा चल रहा है, और मैं इसमें बाइंग ही देख रहा था। और लेकिन मैं अब फिलहाल अभी आज के दिन में तो इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट अपनी इतने हाई पे आ गई है कि इसका जो नीचे का गिलास है ना वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है। वो खाली होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो गिलास ऑलरेडी खाली है उसको खाली होने का क्या डर है, लेकिन जो गिलास भरा होता है उसको खाली होने का डर बहुत रहता है। तो ये पूरा देखना, पाउंड का पूरा गिलास भरा हुआ है, उसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है। तो मैं इसको, हालांकि दिल तो बहुत कर रहा है बाइंग की, कुछ ना कुछ इसमें जबरदस्ती एंट्रीज लगा दूं और देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि रिस्क बहुत एडजस्ट नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है वो ठीक ठाक डिप आ सकती है। मुझे नहीं पता क्या वजह होगी। मैं तो बस चार्ट को देख के जो नर्व्स हैं इसको पढ़ के कुछ ना कुछ अंदाजा लगा रहा होता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कुछ ठीक ठाक डिप आने वाली है, किसी के कमेंट आने वाले हैं और पाउंड जो है वो गिरने वाला है, ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हो जाएगा, लगने में और होने में बहुत फर्क है। बहरहाल हो सकता है ऐसा ना हो, मेरी गलत फहमी हो, लेकिन मैं इससे फिलहाल अभी दूर हूँ। यूरो इंटरेस्टेड था, उसका रिस्क रिवॉर्ड भाड़े में आ रहा था, फेवर में था, और हमारे पोर्टफोलियो के लिहाज से बेस्ट था। तो जो हमारे पोर्टफोलियो के लिहाज से अच्छे हैं हम खाली उसमें काम करेंगे, हम हर चीज़ में काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो फोकस है और गोल है बड़ा सिंपल सा है कि हमें जो है वो कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली इसमें अपने जैसे अपने अकाउंट को ऊपर लेके जाना है। और हमारा मिशन है वो 6 महीने में 30% के आसपास अगर बन जाता है तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी। और जो लोग इस जहन गोल सर, को मेरा एक फॉलो कर क्वेश्चन रहे है, हैं। कर सकता हूँ? जी जी, बोलें बोलें, आप बोलें। बोलिए। जहन, इससे पहले जो हमारा सेशन था वो दरमियान में वो हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लोज हो गया था। मैं उसमें ये आपसे वो डिस्कस करना चाह रहा था कि हमेशा गोल्ड और डॉलर एक दूसरे के अपोजिट हाँ चल रहे हाँ हाँ, होते हैं। मैं उस चीज़ को ऐड कर देता क्या हूँ, ये चलें अच्छा। स्ट्रेटजी बेहतर होती है कि नहीं नहीं, बंदा देखिए जब चार डॉलर चीज़ें में हमारे बाइंग हमारे लगे? पास हमारे पास चार चीजें। एक है स्टॉक्स, नैस्डैक 500, और डॉ जोन्स, और अपना हो गया अपना S&P 500। एक चीज ये हो गई, एक पोर्टफोलियो ये हो गया, एक हो गया डॉलर, एक हो गया गोल्ड, एक हो गया यन। यन को बेसिकली लोग पेयर लेते हैं, पेयर करेंसी है, बेसिकली है करेंसी पेयर ही है यूएसडी यन। लेकिन यूएसडी यन बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए। ये चार चीजें चल रही होती हैं हमारी, कहीं ना कहीं इनमें इन्वेस्टिंग होती है, और लोग सेफ हेवन की तरह इसको कंसिडर करते हैं। स्टॉक्स को, गोल्ड को, यूएसडी यन को, और डॉलर को। अगर डॉलर डाउन है आपका तो जरूरी नहीं है कि आपके जो है वो गोल्ड ऊपर जा रहा हो, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। सम टाइम क्या होता है कि ये चारों चीजें अपोजिट चल रही होती हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम तो ये कहते हैं ना कि हैजिंग हैजिंग है, एक का पलड़ा ऊपर है तो एक का पलड़ा नीचे है तो बैलेंस रहेगा, किसी न किसी एक में फेवर आ रहा होगा, कोई एक अनफेवर है। लेकिन समटाइम ऐसा नहीं होता है, कुछ चीजें समटाइम डिस्टर्ब कर देती हैं आपके पोर्टफोलियो को, खासतौर पे हेज फंड्स में, कि जहाँ आपने कुछ चीजें पोर्शन में कुछ परसेंट एलोकेट किया होता है स्टॉक्स में, कुछ परसेंट एलोकेट किया गोल्ड में, कुछ डॉलर्स में, कुछ यूएसडीएन में, ताकि आप कहीं ना कहीं फेवर में रहे हो। बड़ी अच्छी मैथमेटिक्स के साथ आप पोर्टफोलियो को वो एंगेज करते हैं इन चीज़ों में, लेकिन वो समटाइम लॉस दे रहती हैं। आपने अक्सर सुना होगा हेडलाइन ब्लूमबर्ग पे, सीएनबीसी पे, कि जनाब हैज फंड्स ने इतना $1 मिलियन का लॉस बेयर किया, ये किया वो किया। तो इसी वजह से होता है कि ये जो पूरा ये जो एक तरह से शिकंजा है ना, जो जाल है कि तू ऊपर तो मैं नीचे, मैं नीचे तो तू ऊपर, आसपास ये जो चीजें हैं ये कभी कभी अनबैलेंस हो जाती हैं। जब ये अनबैलेंस होती है तो पूरा जो आपका एलोकेशन है ना वो सब डिस्टर्ब हो जाती है। यानी गोल्ड भी नीचे, डॉलर भी नीचे, स्टॉक्स भी नीचे, और जनाब आपकी अपनी यूएसडीएन भी नीचे। अब आपके कहाँ खड़े हुए हैं?
तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि मैं अगर गोल्ड को बाय कर रहा हूँ, अगर हाँ अब इस चीज के ऊपर आते हैं कि अच्छा जी ये सारी चीजें अगर अनबैलेंस है तो फिर आप किस चीज को देख के जो है गोल्ड को बाय करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूएसडीएन। यूएसडीएन अगर नीचे आ रहा है और डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, शुरू होने वाला नहीं है, शुरू हो गया है, शुरू हो गया है कि मतलब उसकी बहुत सारी निशानी है, बहुत सारे साइंस हैं, जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई अब यूएसडीएन नीचे गिरना शुरू हो गया, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, तो फिर आप गोल्ड की सेल में ना रहें कम से कम। क्योंकि जब येन करेंसी स्ट्रांग होती है तो यूएसडीएन का चार्ट नीचे जाता है, और जब येन करेंसी स्ट्रांग होती है तो गोल्ड बहुत अप्रिशिएट होता है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जब स्टॉक्स गिर रही हो लगातार बहुत स्पीड में, यानी जो गिरने का हक है। मतलब आप, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हाँ इसका मतलब है कि किसी हद तक ये रिलेशनशिप बनाया जा सकता है कि डॉलर और यूएसडीएन जी, ये एक दूसरे के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, एक बिल्कुल कम होगा तो बिल्कुल ज्यादा चांसेस हैं कि बिल्कुल दूसरा बढ़ेगा, और बिल्कुल अगर एक बढ़ेगा तो ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही। चांसेस हैं कि दूसरा कम हाँ होगा। तो अगर जिसमें हेजिंग का पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो इन को कवर करे फिर। हाँ, इसमें लेकिन एक एहतियात का वर्ड मैं इसमें ऐड कर दूं कि बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं चल रहे हैं, यानी फुटप्रिंट्स एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहा होता कि आधे घंटे में वो नीचे गया तो वो ऊपर गया है। थोड़ी सी सेटिंग आगे पीछे होती है, जब तक एग्जैक्टली शार्प डिप्स आप ना देखें यूएसडीएन में, गोल्ड में उस लेवल की बाइंग नहीं आएगी। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत इंटरडे बेसिस पे हम्म। मार्केट ऊपर नीचे होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड ऊपर जाना शुरू हो गया। हाँ, जब तक सिग्निफिकेंटली हम देखें यार वाज़िह तौर पे एक चीज नजर आ रही है, वो गिरना शुरू हो गई है, ऊपर चढ़ना शुरू हो गई है, तब जाके गोल्ड उसका इम्पैक्ट लेता है वो। और सम टाइम एक चीज और बता दूं, कभी कभार कुछ करता ही नहीं, कुछ लेता ही नहीं है वो। अभी लास्ट हम्म। फ्राइडे में नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आया था और काफी अच्छा कह रहा हूँ सॉरी, थोड़े बुरे फैक्टर्स में डेटा आया था डॉलर का, जिसके वजह से यूरो ने तो थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा था, पाउंड ने भी। लेकिन गोल्ड ऐसा लग रहा था जिससे कोई डेटा आया ही नहीं है, मतलब उसके ऊपर जिसे कहते हैं ना, एक जू भी नहीं रेंग रही थी कि भाई मुझे नहीं पता कोई डेटा वेटा आया है, वो वहीं खड़ा हुआ था स्टिल। हम्म। आप निकाल के देख लीजिए, अगर आप देख सकते हैं ठीक। फ्राइडे को न्यूयॉर्क सेशन में, आप जरा देखें गोल्ड की आधे घंटे का चार्ट, बाद में जाके ऊपर आया वो बहुत देर बाद। लेकिन वो जब तक डेटा रिलीज हुआ है उसने, ऐसा लगा उसने आंखें बंद कर ली, उसको नहीं पता क्या फिगर्स आए। बाद में जाके उसने, जब उसको होश आया होगा, उसने देखा होगा यार डेटा आया है, तब जाके उसने चीजें जो डाइजेस्ट करना शुरू की और फिर उसने रिएक्ट करना शुरू किया, फिर गोल्ड ऊपर आया है। तो ऐसा भी होता है समटाइम। तो इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी कंफर्म नहीं है कि मैं कोरिलेशंस या आपको इनवर्स कोरिलेशन बता दूं कि ये ऊपर तो वो नीचे, और आप बहुत आसानी से ट्रेड कर पाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, इतनी आसान नहीं है ये। कभी कभार बहुत अच्छे जो कोरिलेशंस हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं समटाइम टाइम के साथ साथ। ठीक। ठीक। तो हमें बहुत तो दूसरा क्लोज। स्टॉक का आप बता रहे थे कि स्टॉक स्टॉक्स का हैं, किस हाँ तरह। स्टॉक्स में अगर आप देखें कि ठीक ठाक क्रैशिंग शुरू हो गई, क्रैशिंग का मतलब ये है कि एक दो दिन मार्केट मुसलसल गिरी नहीं, मतलब आप शुरू हो गया है। जब देखो मार्केट गिरी हुई है, इतनी ऊपर नहीं चढ़ रही जितनी नीचे गिर रही है, तो फिर आप देखें गोल्ड में जो है अच्छी खासी बाइंग आ गई है, सिल्वर में बाइंग आ गई है, और कॉपर भी सम टाइम ऊपर आया था उसकी वजह से इतना, हालांकि वो कनेक्टेड नहीं है लेकिन वो भी ऊपर आ जाता है। प्लेटिनम ऊपर आ ठीक जाता है। है आपका सम टाइम। और स्टॉक्स जब तक ऊपर हैं मतलब तो शेयर्स एंड प्रीशियस मेटल का भी इन्वर्सली रिलेशनशिप है। हाँ है, बिल्कुल है। लेकिन किसी हद तक। बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है, बहुत कम है, मतलब लेते हैं उसका असर लेते हैं। आप देखें अभी लास्ट जो पेंडेमिक शुरू हुई थी कोरोना की, उसके वजह से मेटल्स ने कितना अप्रिशिएट किया था। 2020 से जी अगर जी आप जी। देखें चार्ट निकाल के सिल्वर और गोल्ड के, तो आप देखें आपको एकदम नजर आएगा लाइक ये तो इंतजार कर रहे थे कि कोई वबा वबा आए, कोई दुनिया में इस तरह से पैनिक फैले तो हम ऊपर जाए। तो ये बिल्कुल ये डायरेक्टली है मेटल सेफ हेवन है एज अ, कि अगर आपकी ग्लोबली कोई इस तरह से कुछ सीन हो जाता है कि जिसमें अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, तो फिर गोल्ड ऊपर जाते हैं और जो स्टॉक्स हैं वो क्रैश कर जाती है। क्योंकि ये तो स्टॉक्स तो चलती जब है ना, जब आपकी तमाम कंपनीज चल रही हो, फिजिकली मूवमेंट हो रही हो और आपका माल पानी बिक रहा हो। जब माल पानी नहीं बिकेगा, दुनिया बंद पड़ी है, तो क्या वो गेन करेंगे? तो फिर तो लोग सब कुछ बेच बाच के गोल्ड में आ जाते हैं ना, गोल्ड बाय कर लो, बाद में आके हम उसको रियलाइज कर लेंगे तो कैश फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। तो ये एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, एक परसेप्शन है जिसकी वजह से गोल्ड अप्रिशिएट करता है मुसीबतों में और अनसर्टेनिटी में। ठीक। ठीक। ये है। ठीक। तो ये आज का यूट्यूब का सेशन यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ इंशाल्लाह, फिर आपसे मिलते हैं कल हम
या शाम में अगर कोई चीज़ मिली तो मैं आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल अभी इसको इतने ही रखते हैं। यूरो की पोजीशन मैंने ओपन कर दी है, इसको हम मॉनिटर करते रहेंगे। उम्मीद ये है कि डॉलर का ठीक है। डेटा अगर आज शाम में आता है तो उसको ऊपर जाने के चांसेस हो सकता है बन जाए, तो इसलिए मैंने पहले ही थोड़ी आज सी तो ऑयल पोजीशन का लगा दी। डे है ना। ऑयल की भी इन्वेंट्रीज हैं 8:30 बजे, और उससे पहले 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एक डेटा है सीपीआई का, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन जब समटाइम फिगर्स से बहुत आगे पीछे डिफरेंस के साथ है ना, कि एक्सपेक्टेशन क्या थी और रियलाइज क्या है, तो वो बहुत गैप से तो ज्यादा जो है वो मूवमेंट क्रिएट कर देती है। अगर एक्सपेक्टेशन के आसपास डेटा है तो उतना मूव नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत ही अनबिलीवेबल मूव डेटा आ जाए, लाइक या तो बहुत वर्स हो या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा हो, तो वो फिर बहुत मेजर रोल प्ले करती है मार्केट में। तो ये इस वजह से ठीक हमने है। यूरो की मैं पोजीशन ओपन की है। जी बोलें। आपकी तरफ से वो एनसीसीपीएल का मैसेज का वेट करूंगा कि वो हाँ, क्या वो मैं अभी बताएंगे, आपको तो बस फिर करता हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में करता हूँ, बस थोड़ी देर में। अच्छा याद दिला ग्रेट दिया हो गया। आपने। थैंक ठीक यू, है। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके, चलिए आज का अस्सलाम सेशन भी वालेकुम। क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल। ओके, टेक केयर।